गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ग्राफ काइनेमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी के बारे में अभी तक हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनको करने के बाद ग्राफ्स के अंदर जो स्लोप वाली प्रॉब्लम होती है, स्लोप के अकॉर्डिंग जैसे आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेगा, वेलोसिटी पूछ लेगा, ठीक है, रिटार्डेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें पूछेगा आप उसको आराम से डील कर सकते हो और उनको आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर शोज डेट। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, आप उसको पहले करने की कोशिश करें, ट्राई करें एक बार और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो ग्राफ मुझे दिया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में और चार ऑप्शन मुझे दिए हैं ABCD। ठीक है, पहले ऑप्शन में बोला है कि पार्टिकल स्टार्ट विद सर्टेन वेलोसिटी बट द मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप। सेकंड ऑप्शन बोला कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट एंड सी ऑप्शन बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट और डी ऑप्शन बोला है कि पार्टिकल स्टार्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन मोशन एक्सेलरेटेड एंड फाइनली द पार्टिकल मूव विद अनदर कांस्टेंट वेलोसिटी। ये मुझे दिया है। तो पहले कर्व थोड़ा सा बना लेते हैं, यहाँ पे एक कर्व बना लेते हैं। इस तरह का मुझे ग्राफ दिया है यहाँ पे इस तरीके से, और ग्राफ किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डाटा भी दिया है 10, 20, 30, 40 इस तरीके से 10, 20, 30, 40 ये वैल्यू मेरे पास है टाइम की, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मुझे दिया है इस वैल्यू पर, ये डिस्प्लेसमेंट मुझे दिया है 20। ठीक है, और यहाँ पे टाइम दिया है 10। ओके, तो ये मुझे ग्राफ दिया है और चार ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है, स्लोप मुझे देता है वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं इनिशियल पॉइंट की बात करता हूँ तो इस पॉइंट पे स्लोप कैसे देखेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करके, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और एट द लास्ट टेंजेंट आएगा बिल्कुल लीनियर। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप देखता हूँ तो ये एंगल मेरे पास थीटा है, θ1, θ2, θ3, θ4, और एट द लास्ट यहाँ पे जो θ5 है वो कितना है, वो है मेरे पास 0। तो अगर आप ध्यान से देखें जो स्लोप की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर स्लोप की वैल्यू कम होगी इसका मतलब जो वेलोसिटी मेरे पास है तो वो क्या होगी, वेलोसिटी एक तो होगी पॉजिटिव क्योंकि एंगल 90 डिग्री से कम है, और दूसरा मेरे पास क्या होगा, स्लोप कैसा होगा यहाँ पे, एक तो पॉजिटिव होगा, और अगर आप ध्यान से देखें तो स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है ना, तो वेलोसिटी कैसी होगी, कम होती जाएगी। क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है। अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन है तो इनका कॉम्बिनेशन कैसा होगा, रिटार्डेशन। क्या होगा, रिटार्डेशन, या फिर हम बोल सकते हैं स्पीडिंग डाउन, और रिटार्डेशन या फिर क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे रिटार्डेशन या फिर क्या बोलेंगे, स्पीडिंग डाउन, यानी धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। और एट द लास्ट अगर स्लोप यहाँ पे देखो 0 है तो स्लोप 0 होने का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, कम होने का मतलब कि अब ये तो डाउनवर्ड पैराबोला है, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा हो गया, निगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव और कम होती जा रही है। तो वेलोसिटी अगर कम होती जाएगी तो इसका मतलब वहाँ पर रिटार्डेशन मोशन होगा और दोनों के साइन अपोजिट होंगे। तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन में मुझे क्या दिया है, अगर फर्स्ट ऑप्शन की मैं बात करूँ, द पार्टिकल स्टार्ट विद सर्टेन वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है भाई, इनिशियली स्लोप कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी इनिशियली रही होगी, बट द मोशन इज रिटार्डेड। ये हमने देखा कि मोशन कैसा है, रिटार्डेशन चल रहा है यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी कम होती जा रही है। एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप, फाइनली अगर मैं स्लोप की वैल्यू को देखूं यहाँ पे तो वेलोसिटी कैसी है, 0 है, तो इसका मतलब पार्टिकल किस कंडीशन पे पहुंच गया, फाइनली रेस्ट की कंडीशन पे पहुंच गया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ये ऑप्शन तो गलत हो सकता है क्योंकि पूरे सरफेस पे अगर आप देखो, पूरे कर्व पे अगर आप देखोगे तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू, ये भी हम नहीं बोल सकते, बस हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा। ओके, द पार्टिकल स्टार्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन मोशन इज एक्सेलरेटेड, तो ये डी ऑप्शन भी गलत है। पहली बात, चलो अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे अगर हम स्लोप देखें तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर स्टार्ट भी किया है तो मोशन कैसा है, रिटार्डेशन मोशन, यानी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, रिटार्डेशन और स्पीडिंग डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कैसा मोशन होगा यहाँ पे? रिटार्डेशन मोशन होगा, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो ग्राफ्स के केस में एक बात ध्यान रखना कि फ्री फॉल के केस में आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा। तो फ्री फॉल की कंडीशन को आप याद रखें कि फाइनल जब ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। ऊपर की डायरेक्शन को आप मान सकते हो पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को मान सकते हो नेगेटिव। और जो एक्सेलरेशन होता है, जो जी की वैल्यू होती है, वो हमेशा रहेगी नेगेटिव, चाहे ऑब्जेक्ट ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक मूव करे, चाहे ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड की तरफ मूव करे, ठीक है। तो उसमें दिया है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो ये जो बॉल है वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड, तो सपोज करो बॉल कहीं यहाँ पर है इस तरीके से, तो कुछ ना कुछ ऊपर जाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी मुझे देनी पड़ेगी बॉल को। और करीब करीब जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, अगर ये हाइट मेरे पास मैक्सिमम हाइट है, कहाँ पहुंचेगी? मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद जो वेलोसिटी है बॉल की वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 4 ग्राफ मुझे दिए और मुझसे पूछा है कि बताओ कि चारों में से इस कंडीशन के लिए विच वन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी? फ्री फॉल जैसा कुछ दिखेगा यहाँ पे, फ्री फॉल। तो चार ऑप्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहला मुझे वीटी कर्व दिया है ना, कुछ इस तरीके से। तो अगर इस केस की मैं बात करूं तो ग्राफ, अगर मैं वीटी प्लॉट की बात करूं, जैसे वीटी मुझे ऑप्शन दिया है यहाँ पे वी और ये है टी, ठीक है। तो इनिशियली अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो इनिशियली वेलोसिटी कैसी है? अपवर्ड। अपवर्ड मतलब पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूं अपवर्ड को, और जी हमेशा किधर एक्ट करेगा? नीचे एक्ट करेगा। अच्छा, जी तो हमेशा कैसा होगा? एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करे और चाहे नीचे मूव करे। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी यहाँ पे, वी नॉट। ये बात फिक्स है, वी नॉट। अच्छा, ग्राफ कैसा आएगा यहाँ पे? अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ग्राफ मुझे या तो ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, जी की वैल्यू तो फिक्स रहेगी हमेशा और डायरेक्शन भी फिक्स है, ठीक है। तो स्लोप कैसा मिलेगा यहाँ पे? अगर निगेटिव है तो इस तरीके का स्लोप मिलना चाहिए, क्योंकि निगेटिव स्लोप 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। निगेटिव स्लोप 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ तक, मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जाने पर वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो इस ग्राफ पे अगर मैं देखूँ तो इस पूरी लाइन पे v की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्लोप भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि वीटी कर्व का जो स्लोप है मुझे वो क्या देता है? वीटी कर्व का जो स्लोप है वो मुझे क्या देता है? वो मुझे देता है एक्सेलरेशन। वीटी कर्व का जो स्लोप है मुझे क्या देगा? एक्सेलरेशन। और वीटी कर्व का जो एरिया है मुझे क्या देगा? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये v0 हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अगर मैं स्लोप देख लेता हूँ यहाँ पे, देखो स्लोप यहाँ पे कैसा है? निगेटिव है ना, और कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, निगेटिव है तो निगेटिव स्लोप। इसके बाद कहानी क्या होगी? बॉल फिर से नीचे की तरफ वापस मूव करेगी यहाँ पे, ठीक है। और एक पॉइंट आएगा जब वापस नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी सेम वही रहेगी जिस वेलोसिटी इसको अपवर्ड मूव कराया था। जो वेलोसिटी इसको इनिशियली दी थी, फाइनल पॉइंट पे आने पे वेलोसिटी इसके आसपास सेम रहेगी, ठीक है। अब जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगी तो एक्सेलरेशन तो अब भी नेगेटिव है, वो तो चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब स्लोप फिर से नीचे की तरफ इस तरीके से मूव करेगा। तो यहाँ पे भी स्लोप कैसा रहेगा? निगेटिव। और टाइम बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस तरह का ग्राफ अगर मुझे दिखेगा तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। क्योंकि ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वापस यहाँ पे स्लोप दोनों साइड में चेंज हो रहा है। अगर आप ए ऑप्शन को ध्यान से देखें तो आपको ए ऑप्शन ऐसे दिखेगा, तो यहाँ पे आपको स्लोप मिलेगा अलग और यहाँ पे स्लोप मिलेगा अलग। अब क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो स्लोप अलग अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, क्योंकि वी से टी तक यहाँ तक का कर्व सही है, और अगर कर्व ऐसे बनेगा, अगर कर्व ऐसे बनेगा तो टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे कर्व वापस जा रहा है पीछे की तरफ, वेलोसिटी यहाँ पे वी नॉट है माइनस, तो यहाँ पे कर्व कभी टाइम कभी वापस निगेटिव नहीं हो सकता है। तो बी ग्राफ तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा, और सी भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्राफ कुछ आपको ऐसे दिया है,
इस तरीके से, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली है इन्होंने, 0 ली है। और जबकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर ग्राफ को ऊपर से स्टार्ट माने, अगर यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट ना माने, जैसे इन्होंने इसमें दिया है यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो स्लोप की वैल्यू चेंज मिलेगी आपको। देखो यहाँ पे स्लोप है पॉजिटिव और यहाँ पे स्लोप है निगेटिव, लेकिन पूरे केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो भी फिक्स है और जो डायरेक्शन है वो भी फिक्स है। तो स्लोप हमेशा कैसा मिलेगा, निगेटिव स्लोप आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है मुझे। अभी जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जितने भी ग्राफ थ्योरी की बात की है, वो खाली हमने स्लोप के बारे में बात की है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरिया के बारे में, ठीक है। तो अभी ये मुझे दिया है क्वेश्चन, एक ग्राफ मुझे दिया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मुझसे पूछा है, ठीक है। तो ओ ए बी बी सी सी डी 4 ऑप्शन मुझे दिए हैं। तो पहले मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ मुझे दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये मेरे पास टाइम है और ये मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से, अगर ध्यान से देखें हम, इस तरीके से ग्राफ मुझे दिया है। ये हो गया ए बी और फिर ग्राफ इस तरीके से है और यहाँ पे फिर स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे दिया है पॉइंट ए, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है और यहाँ पे डी दिया है, ठीक है। और मुझसे पूछा कि बताओ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, पॉजिटिव, 0, पॉजिटिव, पॉजिटिव, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप है वो मुझे क्या देता है, वो मुझे डिफाइन करता है वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप है मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करना चाहूँ, स्लोप देख लेते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा कर्व सरफेस मिलेगा आपको ओ से ए तक। ओ से ए तक कैसा सरफेस मिलेगा आपको, कर्व सरफेस मिलेगा। तो अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस तरीके से, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ध्यान से अगर आप देखो तो स्लोप की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। स्लोप विल बी डिक्रीज। स्लोप कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर स्लोप डिक्रीज होगा तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी वेलोसिटी। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि एंगल 90 से कम है। और कैसी होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी इसका मतलब रिटार्डिंग मोशन हो सकता है, क्योंकि दोनों के, क्योंकि रिटार्ड वेलोसिटी कम होने का मतलब कि धीरे धीरे एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट में एक्ट करेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली यहाँ पे कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि रिटार्डेशन के लिए दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पहले केस में क्या आएगा, निगेटिव। तो अगर मैं ओ ए की बात करूं तो ओ ए वाले केस में जो मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन का साइन अगर मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा निगेटिव, ठीक है। तो ओ ए के लिए निगेटिव साइन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है बी और डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाते हैं। अब जब ए बी की बात कर लेते हैं, ए बी की बात करेंगे तो स्लोप आपको कुछ ऐसा दिखागा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब वेलोसिटी यहाँ पे कैसी है, 0 है, क्योंकि स्लोप 0 है और वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो ए बी के लिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके ओके। अब यहाँ पे बी और सी की बात करते हैं। बी और सी के बीच में अगर देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बी और सी में जो स्लोप है वो स्लोप एक तो पॉजिटिव है और कैसा है, इंक्रीजिंग स्लोप है। यानी वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी और इंक्रीजिंग होगी वेलोसिटी मेरे पास। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने के लिए तो दोनों के साइन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। सी से डी में देख लेते हैं, ये पॉइंट है सी मेरे पास। सी से डी में देखेंगे अगर आप, तो वेलोसिटी आपको कैसी मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों मिलेगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू है आपके पास वो कैसी है, सेम है। तो वेलोसिटी अगर स्लोप सेम है तो वेलोसिटी कैसे मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन मेरे पास 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो मुझे एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो o से a तक निगेटिव स्लोप, a से b तक एक्सेलरेशन विल बी 0, b से c तक एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव और c से d तक एक्सेलरेशन विल बी 0। तो ये 4 ऑप्शन मुझे मिलेंगे। और 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं ध्यान से देखूं तो ओ ए बी ऑप्शन मेरे पास होगा निगेटिव, ए बी मेरे पास होगा 0 और बी सी मेरे पास होगा पॉजिटिव और सी डी मेरे पास होगा 0। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी
करेक्ट, तो ऑप्शन बी मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये समझ आया होगा आपको कि यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे जीरो, फिर पॉजिटिव और फिर एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आगे और क्या पूछा है मुझसे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में मुझे दिया है, सवाल में मुझे दिया है द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ मुझे दिया है इस तरीके से। ठीक है, ये है टी और ये है मेरे पास एक्स डिस्प्लेसमेंट, और कर्व कुछ इस तरीके से, ये है ए और यहाँ पे है बी, और ये भी कर्व कुछ कर्वेचर फॉर्म में इस तरीके से, ये है सी, और फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ये है डी, और यहाँ पे फिर कर्व कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये है मेरे पास ए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि वेयर नो फोर्स विल बी एक्ट, नो फोर्स विल बी एक्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन बतानी है कि जहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, तो ये ए से बी तक यहाँ पे, सी, फिर बी से सी यहाँ पे, सी से डी यहाँ पे, और डी से ही डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व मेरे पास है। देखो नो फोर्स होने का मतलब, अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में थोड़ा सा आपने सुना होगा, जहाँ पे मास अगर मैं कांस्टेंट रख दूं तो एक कंडीशन मेरे पास आती है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मास कांस्टेंट है मेरे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे तो न्यूटन सेकंड लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे अगर मैं जनरल बात करूँ तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी अगर फोर्स जो डिपेंड करेगा वो एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर फोर्स मेरे पास जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, एक्सेलरेशन भी मेरे पास होगा जीरो। तो इस स्लोप में मुझे वो कंडीशन देखनी जहाँ पे एक्सेलरेशन मेरे पास जीरो हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे तो स्लोप आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ घटता हुआ स्लोप मिलेगा, बढ़ता हुआ स्लोप मिलेगा, तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पे कांस्टेंट जीरो नहीं हो सकता है ना, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव। बी से सी में भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा कर्व लीनियर पाथ आपको मिलेगा, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सी से डी तक अगर आप देखें तो हर एक पॉइंट पे आपको स्लोप कैसा मिलेगा, स्लोप मिलेगा कांस्टेंट, यानी सी से डी की मैं बात करूं तो स्लोप कैसा है, यहाँ पे स्लोप मेरे पास है कांस्टेंट। तो स्लोप अगर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो कर्व है वो मुझे क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी। ठीक है, वेलोसिटी भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt, तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आ जाएगा, ये मुझे मिलेगा जीरो। तो अगर कर्व मेरे पास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, जीरो, तो सी डी विल बी द आंसर। जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा, यानी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब सी से डी वाला, डी से ई वाला पाथ भी देखो कर्वेचर है, तो यहाँ पे भी स्लोप की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। स्लोप बढ़ता जाएगा तो उसका मतलब वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, और इंक्रीजिंग स्लोप होगा तो एक्सेलरेशन भी डेफिनेटली कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो किस केस में मिलेगा, सी और डी वाले पार्ट में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, सी डी पाथ। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा मुझसे। आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा ग्राफ्स के बारे में। ये क्वेश्चंस करने के बाद ग्राफ को कोई भी सवाल आपका नहीं रुकेगा, सब तरह के क्वेश्चन आप स्लोप के केस में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, इस तरीके से है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दिया है मुझे, ऐसा कुछ ग्राफ बना है यहाँ पे है टी, और यहाँ पे मेरे पास एक्स को मान लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट, और कर्व कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से कर्व मुझे दिया है ये, और ये मेरे पास इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिया है, ये दिया है टाइम t1। ठीक है, और चार ऑप्शन मुझे दिए हैं कि या तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, ये बताना है, या फिर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, है ना, चेंज हो रही है कंटिन्यूअस, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और डी ऑप्शन दिया द बॉडी ट्रेवल विद कांस्टेंट स्पीड अप टू टाइम t1 एंड देन स्टॉप। थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मुझे दिया है। जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आपके पास है तो सबसे पहला काम आपको स्लोप को देखना है। स्लोप से ही स्टार्ट करोगे तो कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप देखता हूँ तो ध्यान से देखता हूँ स्लोप, है ना, स्लोप देखता हूँ तो ये थीटा है मेरे पास, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो स्लोप मेरे पास कैसा है यहाँ पे, स्लोप अगर ध्यान से देखोगे, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ग्राफ थ्योरी की वीडियो में, कि जो स्लोप मेरे पास होता है कांस्टेंट होता है। तो स्लोप अगर कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्यों होगी कांस्टेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व मुझे क्या देता है,
वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो कर्व है वो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। कहने का मतलब कि जब पार्टिकल यहाँ से चलेगा 0 से लेके सपोज करो पॉइंट ए है, तो इनिशियली जो होगा इनिशियली अप टू O टू A वेलोसिटी कैसी रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। कैसी रहेगी वेलोसिटी, कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद अगर इस कर्व को देखता हूँ AB, तो AB कर्व का जो स्लोप है वो कैसा मिलेगा आपको, स्लोप यहाँ पे मिलेगा 0। देखो स्लोप 0 है, स्लोप 0 का मतलब कि वेलोसिटी यहाँ पे कैसी होगी, स्लोप 0 होने का मतलब कि AB पार्ट में वेलोसिटी भी मुझे मिलेगी 0। तो इनिशियली तो पार्टिकल की वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट और उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस कंडीशन पे पहुंच जाएगा, फाइनली रेस्ट की कंडीशन पे पहुंच जाएगा, है ना। कहाँ पहुंचेगा ऑब्जेक्ट, फाइनली रेस्ट की कंडीशन पे। तो अगर ऑप्शन में ध्यान से देखता हूँ यहाँ पे, तो एक्सटी ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं है, पहले कांस्टेंट है फिर कितनी है, 0 है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूअस चेंजिंग, कहाँ चेंज हो रही है वेलोसिटी, कंटिन्यूअस चेंज नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद चेंज हो रही है ना। यहाँ पे तो कांस्टेंट है वो सही था, उसके बाद फिर 0 होगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो, हर एक पॉइंट पे चेंज नहीं होगी वेलोसिटी। यहाँ पे देखो एक फिक्स पॉइंट के बाद स्लोप कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी आपको मिलेगी अगर एक्सटी कर्व आपको कर्व फॉर्म में दिया, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ अगर आपको कर्व फॉर्म में दिया तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी आपको अलग मिलेगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो स्लोप है वो भी अलग होगा। ठीक है, द बॉडी ट्रेवल विद कांस्टेंट स्पीड, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड अप टू T1। देखो T1 टाइम यहाँ पे, ये बात बिल्कुल सही है, अप टू टाइम T1 एंड देन स्टॉप। इसके बाद स्लोप 0 हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट विल बी रेस्ट। तो ये ऑप्शन नंबर D मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था, इस क्वेश्चन को आप नोट करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये हटा देता हूं मैं इधर से। देखते हैं क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे 2 फिगर दिए हैं। ठीक है, 2 फिगर दिए हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ मुझे दिया है। तो ऑप्शन में दिया कि बोथ पार्टिकल हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, बोथ पार्टिकल हैव यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, या फिर पार्टिकल 1 हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड फिगर 2 रिटार्डेड मोशन, या फिर इसने बोला कि पार्टिकल 1 रिटार्डेड या फिर सेकंड 1 एक्सेलरेटेड मोशन। तो 4 ऑप्शन मुझे दिए हैं और सिंपल सा ग्राफ मुझे दिया है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें और फिर यहाँ पे देखेंगे कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये T है मेरे पास, ये X है। तो फिगर 1 मुझे कुछ इस तरीके से दिया है, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है मुझे। ठीक है, और फिगर 2 का ग्राफ मुझे कैसा दिया है, फिगर 2 का ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके से दिया। ये है मेरे पास T और ये मेरे पास है X। ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया है मुझे ये। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है। तो ये मेरे पास है फिगर 1, ये मेरे पास है फिगर 2। ठीक है, तो ये तो XT ग्राफ है। सबसे पहला काम क्या बोला मैंने कि स्लोप को देखना है। तो स्लोप देखो जरा, यहाँ पे स्लोप कैसे देखेंगे, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद मुझे स्लोप यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये θ1, ये θ2, ये θ3 और यहाँ पे θ4। तो स्लोप की वैल्यू अगर आप देखें तो स्लोप कैसा है यहाँ पे, एक तो स्लोप मेरे पास है पॉजिटिव, है ना, और कैसा है, वेरिंग स्लोप है ना। तो उसका मतलब वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है मेरे पास वो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव और कैसी है, देखो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, दिख रहा है, क्योंकि एंगल बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो वेलोसिटी कैसी है, इंक्रीजिंग है ना। वेलोसिटी में लिख देता हूँ पॉजिटिव और कैसी है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है या फिर बोल सकते हैं वेरिएबल है ना, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की बढ़ती जा रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन कैसा होना चाहिए। ये तो पक्की बात है कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो स्पीडिंग अप होगा। स्पीडिंग अप होने के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। एक रीजन तो ये है इसका पॉजिटिव होने का। दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, दिख रहा है सबको इस तरीके से, कैसा बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का एक रीजन क्या है, अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला है तो दोनों के साइन अपोजिट सेम है, तो उसका मतलब कैसा मिलेगा मुझे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा। कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन बोलो या फिर क्या बोलो, स्पीडिंग अप भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। एक्सेलरेशन होगा या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, ऐसे भी तक। जरा यहाँ पे देखते हैं स्लोप, देखते हैं जरा यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके। तो स्लोप अगर आप ध्यान से देखोगे, स्लोप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर ये θ1,
θ2, θ3, θ4। तो स्लोप कैसा है? एक तो स्लोप मेरे पास है पॉजिटिव, स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। और धीरे धीरे स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रहा है स्लोप। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी मेरे पास होगी यहाँ पे, वेलोसिटी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। एक तो पॉजिटिव के साथ साथ डिक्रीजिंग होगी, है ना। पॉजिटिव के साथ साथ कैसी होगी वेलोसिटी? डिक्रीजिंग होगी, है ना, क्योंकि स्लोप कम हो रहा है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों अपोजिट साइन में रहे होंगे, यानी स्पीडिंग डाउन वाला केस यहाँ पे दिख रहा है। तो स्पीडिंग डाउन के केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट साइन में होते हैं। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा? यहाँ पे निगेटिव रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कैसा मोशन होगा? ये रिटार्डेड मोशन होगा, रिटार्डिंग मोशन, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि बोथ पार्टिकल हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये गलत है भाई, एक दोनों का सेम थोड़ी है, एक तो एक्सेलरेटेड मोशन है और एक रिटार्डिंग मोशन है ना, डी एक्सेलरेटेड है। बोथ द पार्टिकल हैव यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ये भी सही नहीं है भाई, एक एक्सेलरेटेड है और एक रिटार्डेड है, दोनों रिटार्डेड नहीं है। पार्टिकल वन हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और व्हाइल पार्टिकल बी हैविंग यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी पार्टिकल वन हैव यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, ये बात तो गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। सी में क्या बोला है कि जो पार्टिकल वन है उसका एक्सेलरेटेड मोशन होगा, पार्टिकल बी का रिटार्डिंग मोशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिख लिया होगा आपने। तो ये था मेरे पास ग्राफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला कि वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड इज। तो वेलोसिटी टाइम के बीच में किस तरह का कर्व बनेगा अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता हूं, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो वर्टिकली अपवर्ड होने का मतलब ये जैसे ग्राउंड है मेरे पास, तो वेलोसिटी अगर यहाँ पर होगी, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मैं इसको क्या करूँगा? ऊपर की तरफ थ्रो करूँगा, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर थ्रो करूँगा। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगी बॉल, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एच मैक्स। जब भी ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो जाएगी? फाइनली 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड। तो वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा बनेगा ये मुझे बताना है, ठीक है। तो भाई वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप होता है मुझे क्या देता है? इसका जो स्लोप है वो मुझे क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक बात आप देखोगे, जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूंगा या फिर डाउनवर्ड करूंगा तो एक्सेलरेशन तो हमेशा फिक्स है, नीचे की तरफ होगा, नीचे की डायरेक्शन के मैं क्या मानूंगा? निगेटिव। यानी स्लोप कैसा मिलेगा मुझे? निगेटिव मिलेगा और कांस्टेंट मिलेगा, है ना। स्लोप कैसा मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि इस केस में जी की वैल्यू फिक्स होती है। अच्छा, इनिशियली वैल्यू तो कुछ है ऑब्जेक्ट के पास, तो यहाँ से मान सकता हूँ उस कर्व को, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, और स्लोप कैसा होगा? निगेटिव होगा। यानी कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपके पास, इस तरीके। हालांकि ग्राफ नहीं पूछा है सवाल में, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी u, ये दिख रही होगी, धीरे धीरे कम होकर वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, ग्राफ आपको कैसा मिलेगा? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। अगर ये पूरी कंडीशन पूछ लेता कि ऑब्जेक्ट फिर से वापस नीचे आएगा तो ग्राफ को थोड़ा और नीचे बढ़ा देते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन क्योंकि इसने यहीं तक पूछा है तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं आगे। चलिए ग्राफ नोट कर लिया होगा आपने, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, ठीक है। तो एक ग्राफ यहाँ पे दिया है, तो आपसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताओ क्या होगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दिया है मुझे इस तरीके से, है ना। ऐसा कुछ कर्व है यहाँ पे, नीचे टाइम है और ऊपर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे पॉइंट है मुझे दिया है सी, यहाँ पे पॉइंट ऊपर दिया है डी, यहाँ पे पॉइंट दिया है ई, और यहाँ पे पॉइंट दिया है मुझे एफ। इस तरह का कर्व दिया है और मुझसे पूछा कि बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट दैट पॉइंट। यानी चारों में से किस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप है
वो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, क्या देगा, वेलोसिटी। तो आपको देखना है कि तो जो अच्छा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप देखता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलूंगा। ठीक है, तो चारों पॉइंट पे मुझे स्लोप ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। अब स्लोप कैसे देखेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ, पॉइंट सी पे, तो स्लोप कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप है 0, यहाँ पे स्लोप कैसा मिलेगा, निगेटिव स्लोप मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कैसा स्लोप मिलेगा, पॉजिटिव, और इस पॉइंट पे भी कैसा स्लोप मिलेगा आपको, पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर जो ई है मेरे पास, वहाँ पे स्लोप कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, और ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो ई जो पॉइंट मेरे पास है उस पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप निगेटिव। स्लोप निगेटिव का मतलब वेलोसिटी मेरे पास कैसी होगी, निगेटिव होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव होगी। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, फिर चलते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन या सवाल मुझे क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच इज पैरेलल टू इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी। तो एस और वी के मुझे ग्राफ दिया और मुझसे पूछा कि बताओ कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में कौन से वाला जो ग्राफ है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में मुझसे ग्राफ पूछा है। ठीक है, v और s, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ मुझसे पूछा है कि किस ग्राफ को यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। इसका मतलब ये कि देखो ये vt, at या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम जैसा ग्राफ नहीं दिया है यहाँ पे दिया डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ। तो ऐसा कुछ रिलेशन मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पे ग्राफ चार ऑप्शन में से देख के बता सकता हूँ कि विच वन विल बी करेक्ट। और मुझसे क्या बोला है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कंडीशन मुझे दिए, यानी जो साइन वेलोसिटी का होगा वही साइन यहाँ पे एक्सेलरेशन का होगा, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो एस और वी के बीच में अगर मैं देखूं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मुझसे बोला, यानी एक्सेलरेशन कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज यहाँ पे कर सकता हूँ बड़े आराम से। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन देखूं तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेता हूँ तो वी स्क्वायर बचेगा 2as, यानी वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू होगा मेरे पास, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा ये उसने बोला है, तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एस। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, अब क्योंकि ये कर्व फॉर्म में है तो आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसे यहाँ पे दिखेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा कर्व होगा, यहाँ पे पैराबोला कर्व होगा। सबसे पहली बात तो कैसा कर्व होगा, पैराबोला। तो पैराबोला होगा तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए और डी तो करेक्ट नहीं होंगे, बी और सी में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बी और सी में से किस ऑप्शन को यहाँ पे रखें, तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो अगर आप ऑप्शन बी को ध्यान से देखें तो एक पॉइंट आने के बाद, यानी ग्राफ वहाँ पर कुछ ऐसा है, एक पॉइंट आने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहेगा हर एक पॉइंट पे, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे किस कंडीशन पे आ गया, रेस्ट की कंडीशन पे आ गया, सेम ही डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे दिया नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये ग्राफ तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे वी और एस, तो ऐसा कुछ ग्राफ आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा ऊपर की तरफ वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। और क्योंकि स्क्वायर है तो धीरे धीरे बढ़ना ही है इस वेलोसिटी को। देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, क्योंकि कर्वेचर फॉर्म है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से वेलोसिटी भी यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। ये रिलेशन यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पे फॉलो होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन अगर मुझे दिया है, ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे पास, वो मेरे पास करेक्ट आंसर होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी कर्वेचर फॉर्म में यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या केस मिला है मुझे, पैराबोला ग्राफ मुझे यहाँ पे मिला है। तो ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं और क्या क्वेश्चन मुझे दिया है। मुझसे सवाल में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। चार ऑप्शन मुझे दिए हैं और मुझसे पूछा है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी मेरे पास है वो कैसी हो, कांस्टेंट हो।
वेलोसिटी कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन कैसा हो यहाँ पे 0 हो, ठीक है। ये दो कंडीशन मेरे पास होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, ये सिर्फ लीनियर मोशन के केस में होगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो 100% श्योर नहीं कि एक्सेलरेशन भी 0 हो मेरे पास। जैसे सर्कुलर मोशन का केस हमने देखा था, तो सर्कुलर मोशन के केस में यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है हर एक पॉइंट पे, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, ठीक है। खैर चलिए, ये 4 ऑप्शन मुझे दिए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो टाइम करो मुझे दिया, मुझसे पूछा कि बताओ यूनिफॉर्म मोशन कहाँ पे होगा। तो अगर आप ऑप्शन ए को ध्यान से देखें, ये टी है, ये भी है, तो इस तरह का ग्राफ आपको दिया है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो आपको स्लोप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्लोप कॉन्स्टेंट मिलेगा। कैसा स्लोप मिलेगा, कॉन्स्टेंट। तो अगर स्लोप कॉन्स्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, और ये सिर्फ एक ही ग्राफ में दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में स्लोप कैसा है, यहाँ पे 0 है। स्लोप 0 है तो वेलोसिटी कैसी होगी, 0 होगी। लेकिन यूनिफॉर्म 0 का मतलब रेस्ट की कंडीशन पर आ गया ऑब्जेक्ट, तो रेस्ट की कंडीशन पर आएगा तो मोशन वाला केस बनेगा नहीं। और इसमें क्या पूछा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन कब होगा, जब वेलोसिटी मेरे पास कॉन्स्टेंट होगी। और ऑप्शन नंबर बी और सी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों केस में स्लोप अलग है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगी, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसको आप नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नोट किया होगा आपने, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है अ बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट डी अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो जैसे जैसे सिचुएशन मुझे दी है वैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन मुझे दी है यहाँ पे डायग्राम हम बना लेंगे, ठीक है। एक मुझे बॉल दी है जिसकी हाइट कितनी है यहाँ पे डी, तो एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया है नीचे की तरफ, है ना, ऐसे ड्रॉप किया गया है नीचे। अबव द ग्राउंड इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंस अप वर्टिकली टू ए हाइट d/2, यानी यहाँ पे टकराने के बाद ये बॉल वापस से ऊपर जाएगी, कितनी हाइट पे जाएगी, d/2 हाइट पे ऊपर जाएगी। कितनी हाइट पे जाएगी, d/2 हाइट पर ऊपर जाएगी, ठीक है। नेगलेक्ट मोशन ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी v वेरीज विद द हाइट h। तो v और h के बीच में ग्राफ मुझसे पूछा कि क्या होगा, किसके बीच में, v और h के बीच में। यहाँ पे मेरे पास है v और ये मेरे पास है h, ठीक है। v और h के बीच में ग्राफ मुझसे पूछा, 4 ऑप्शन मुझे दिए हैं और पूछा कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना, कौन से वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास होगी 0, क्योंकि ऊपर से ड्रॉप करेगा, और यहाँ पे वेलोसिटी होगी u, और ऊपर जाने पे वेलोसिटी होगी मेरे पास v, ठीक है। तो एक बात आप यहाँ पे थोड़ा सोच सकते हैं कॉमन सेंस से भी, कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी होगी मैक्सिमम ग्राउंड से जस्ट टकराने से पहले, और इससे इंपैक्ट होने के बाद जब ये ऊपर जाएगी बॉल तो कितनी हाइट तक जाएगी, d/2, यानी कुछ वेलोसिटी कम होगी इसके पास, क्योंकि अगर ज़्यादा होती इसके बराबर ही अगर वेलोसिटी रहती सेम तो टकराने के बाद सीधा ऊपर तक जाता ऑब्जेक्ट। लेकिन कितनी हाइट तक गया है, d/2 हाइट तक गया है ना, d/2, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यानी नीचे से जब ये बॉल ऊपर जाएगी इनिशियली, तो ऊपर जाते वक्त इसके पास वेलोसिटी होगी v', और ये v' की जो वैल्यू है वो कम होगी एज कम्पेयर टू u, तो u ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ देख लेते हैं। तो अगर ए ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, तो अगर इनिशियली ग्राफ कुछ इस तरीके से है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे वेलोसिटी है 0, बिल्कुल सही बात है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद ये ग्राफ कुछ नीचे की तरफ जाएगा और वेलोसिटी कैसी होगी, यहाँ पे u होगी। अब नीचे की तरफ क्यों है, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन को मैंने क्या माना है, यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन किसको माना मैंने, निगेटिव, नीचे वाली जो डायरेक्शन है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होगा, ये जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा भी होगी, तो ये ग्राफ थोड़ा बड़ा आना चाहिए। देखो u, इसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी ऊपर, यानी ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा और वेलोसिटी इससे कम रहेगी। तो कम अगर रहेगी तो यहाँ से, और फाइनली कितनी हो जाएगी, 0। इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। तो इस तरह का ग्राफ मुझे ऑप्शन नंबर ए में ही यहाँ पे दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखो, तो बी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्राफ जो है इस तरीके से है ना, इस तरीके से ग्राफ ये, और ये ग्राफ मुझे क्या दिया है, ऐसा दिया है और ऐसा दिया है। तो अगर स्टार्टिंग यहाँ से मानेंगे v = 0, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी v0, लेकिन दूसरा ग्राफ इसने ऊपर से ही स्टार्ट किया, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होगी ना। यहाँ पे देखो ये नीचे है, ये ऊपर, तो ये ग्राफ तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा ग्राफ मुझे क्या दिया है, इस तरीके से दिया है, ये लीनियर दिया है और यहाँ पे दिया है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता है v और h के बीच में। चलो देखो इसको अगर पॉसिबल क्यों नहीं होगा ये भी देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप ध्यान से देखो कि जो यहाँ पे वेलोसिटी है तो कितनी है यहाँ पे,
कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी है इनिशियल यहाँ पे, और यहाँ से भी वेलोसिटी कुछ ना कुछ इनिशियल होगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 0। तो दोनों केस में कुछ ना कुछ वैल्यू है इनिशियली, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी अगर हम देखें तो इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 से फिर कहाँ पे गया निगेटिव, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है, निगेटिव तक गया है ये। इसके बाद इसने फिर से ग्राफ नीचे से स्टार्ट किया है, लेकिन ग्राफ नीचे से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है वेलोसिटी की। तो एक डायरेक्शन निगेटिव एक पॉजिटिव, यानी ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए था ग्राफ। तो इन सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना वेलोसिटी 0 यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू हो गई वी की, यू की। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, स्मॉल यू हो गई, है ना। लेकिन इसके बाद जब वापस जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई वेलोसिटी की, और नीचे थोड़ी जा रहा है यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ। तो वेलोसिटी यहाँ पे ऊपर होगी और इससे कम होनी चाहिए। देखो ये वेलोसिटी इसने कम दिखाई है, जबकि ये ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यू वाली वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट करें। आई होप थोड़ा समझ आया होगा आपको। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा है मुझसे। द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का कर्व दिया है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझसे पूछा है कि विच वन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो क्या दिया है टी, और यहाँ पे दिया है डिस्प्लेसमेंट, और कर्वेचर कुछ इस तरीके से दिया है यहाँ पे, इस तरीके से ग्राफ मुझे यहाँ पे दिया है, ठीक है। और पूछा कि विच वन विल बी करेक्ट, ये चार ऑप्शन में से कौन सा ग्राफ यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे दिया तो स्लोप में एक बार चेक कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर स्लोप यहाँ पे देखूंगा तो कुछ कांस्टेंट टाइप का स्लोप आपको दिखेगा यहाँ पे, हर एक पॉइंट पे थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और इस पॉइंट पे फिर स्लोप अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट स्लोप मिलेगा। कैसा स्लोप मिलेगा, कांस्टेंट स्लोप मिलेगा। तो उसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी। तो ए से बी तक, ए से बी वाला जो पार्ट है वहाँ पे स्लोप कैसा है, स्लोप है पॉजिटिव, और कैसा है कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी यहाँ पे कैसी होगी, वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, और कैसी होगी कांस्टेंट होगी, है ना। कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, ओके, ठीक है। इसके बाद अगर ग्राफ में ध्यान से देखूं तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो मुझे दिया है, तो स्लोप यहाँ पे कैसा होगा, थोड़ा कर्वेचर टाइप का अगर ग्राफ यहाँ पे दिया है, थोड़ा कर्व टाइप का। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0, यानी बी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी में देखूंगा तो कितनी मिलेगी मुझे, यहाँ पे 0 मिलेगी, क्योंकि स्लोप यहाँ पे कैसा है 0 मिलेगा मुझे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे स्लोप कैसा हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा निगेटिव। स्लोप निगेटिव होने का मतलब कि वेलोसिटी कैसी मिलेगी मुझे यहाँ पे, यानी मैं बी से सी की बात करता हूँ तो स्लोप निगेटिव, तो वेलोसिटी भी कैसी मिलेगी, निगेटिव मिलेगी, ठीक है। वेलोसिटी निगेटिव, तो पहले वेलोसिटी मेरे पास है पॉजिटिव, फिर है 0, और उसके बाद है निगेटिव। तो ऐसा कर्व अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ऑप्शन नंबर ए मुझे दिखेगा इस तरीके से, है ना, ये यहाँ पे। क्योंकि इस पोर्शन तक तो वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निगेटिव, और फिर यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, निगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर ये होगा। हाँ देखो, स्लोप मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है, अगर ये थोड़ा सा कर्व पाथ होगा तो हो सकता है कि स्लोप थोड़ा सा वेरी करे, ऐसा हो सकता है कि स्लोप क्या करे, थोड़ा सा वेरी करे। क्योंकि अगर ये कर्व ऐसे होगा, अगर ये कर्वेचर मैंने कांस्टेंट लिया है यहाँ पे, तो देखो इसके अकॉर्डिंग ये जो ग्राफ यहाँ पे दिया है इसने ऑप्शन में, ये कुछ ऐसे दिया है ग्राफ, है ना, थोड़ा कर्व इस टाइप से, तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, और फिर निगेटिव में यहाँ पे क्या होगा, स्लोप कम होता जाएगा। तो वेलोसिटी स्लोप कम हो रहा है एसओटी का, तो स्लोप अगर कम होगा तो वेलोसिटी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी टाइम के साथ। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिख भी रहा होगा आपको कि जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, फिर 0, फिर यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। क्योंकि मैंने कांस्टेंट माना तो उसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर ए है। तो अगर आप ऐसे देखना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये आई होप ये समझ आया होगा आपको ग्राफ, ओके। चलिए देखते हैं क्या दिया है मुझे। क्वेश्चन में दिया कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि कौन सा ग्राफ यहाँ पे चारों में से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मुझे कब मिलेगा, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब मिलता है मुझे? एक्सेलरेशन मिलता है जब दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के साइन सेम है। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर ए में ग्राफ कुछ ऐसे दिया है मुझे, ये टी है, ये एस है और ग्राफ कुछ ऐसे है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर मुझे क्या दिखाता है? वेलोसिटी दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है? वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे देखेंगे स्लोप, इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो धीरे धीरे करके जो स्लोप की वैल्यू है, जो स्लोप की वैल्यू है, तो स्लोप कैसा है? स्लोप मेरे पास है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग स्लोप होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी? एक तो वेलोसिटी यहाँ पे होगी पॉजिटिव क्योंकि स्लोप 90 से कम है, और कैसा होगा स्लोप? इंक्रीजिंग स्लोप होगा। कैसा स्लोप होगा? इंक्रीजिंग स्लोप होगा। अब क्योंकि स्लोप बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यानी किस केस में होगा ऐसा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मुझे मिलेगा क्योंकि दोनों के साइन सेम है। ठीक है, तो डी तो नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट स्लोप दिया है वहाँ पे। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन 0 मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्लोप यहाँ पे कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है और वेलोसिटी है पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा? निगेटिव। तो रिटार्डेड मोशन होगा इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, इस तरह का कर्व जो आपको दिखेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो इसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा किस तरह का ग्राफ मुझे दिया है यहाँ पे। देख लेते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज अ रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी इट्स मोशन। तो 4 ग्राफ आपको दिए हैं। तो अगर आप चारों ग्राफ को ध्यान से देखो तो आप बता सकते हो कि रियल में कि चारों में से किस ग्राफ को हम पॉसिबल मान सकते हैं। तो अगर आप ग्राफ ए में देखें तो ग्राफ ए आपको ऐसा दिखेगा, वेलोसिटी और टाइम, है ना, ये टाइम है, ये वेलोसिटी। तो ग्राफ आपको कैसा दिखेगा? इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ क्या पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप इस टाइम की बात करोगे, टाइम t1 की, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक ही पार्टिकल की यहाँ पे 3 वेलोसिटी मिल रही है। तो एक पार्टिकल एक ही टाइम पे 3 जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता है ना। एक ही पार्टिकल एक जगह पे एक ही टाइम पे 3 जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 3 पॉसिबल नहीं है। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा प्रूफ हुआ है कि एक ही पार्टिकल एक ही टाइम पे 2 जगह प्रेजेंट हो सकता है ना, जिसको ये पैरेलल यूनिवर्स की जो थ्योरी है टाइम पैराडॉक्स, उसके अकॉर्डिंग क्वांटम थ्योरी के अंदर, है ना। बट खैर वो सारी अलग चीज़ें हैं, लेकिन जनरल अगर मैं बात करूंगा तो ये यहाँ पे इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ आपको सी में भी दिखेगा और इस तरह का ग्राफ आपको डी के अंदर भी दिखेगा। तो यहाँ पे जो एक ग्राफ बी बसता है, यहाँ पे जो टाइम और वेलोसिटी के साथ जो ग्राफ यहाँ पे बसता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक टाइम पे वेलोसिटी आपको अलग मिलेगी, यानी पार्टिकल एक टाइम पे अलग अलग जगह प्रेजेंट होगा। तो ये थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है। तो बी ग्राफ विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये नोट करें आप, ये क्लियर हुआ होगा आपको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लिख लिया होगा आपने, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स हाइट इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर। कि अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं करते हैं तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस स्पीड और टाइम ग्राफ को किस कंडीशन में पॉसिबल मानेंगे। तो सबसे पहली बात एक ध्यान रखनी है आपको कि जब भी स्पीड टाइम ग्राफ होगा, स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है ना, निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखना, पॉजिटिव इन द सेंस कि एक्सिस के ऊपर की तरफ बढ़ेगा स्पीड टाइम कर्व, लेकिन वेलोसिटी टाइम कर्व अगर आपको देगा तो वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको कि आपसे ये देखना है सबसे पहले कि स्पीड टाइम आपसे कर्व पूछा है या फिर वेलोसिटी टाइम कर्व आपसे पूछा है। ठीक है, तो बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो अगर किसी बॉल को मैं वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करता हूँ इस तरीके से, तो कहीं यहाँ पर पहुंचेगी बॉल इस तरीके से। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे होगी u और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसने बोला कि देखो g तो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, लेकिन उसने बोला कि एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो इसका मतलब जब भी बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, सपोज करो बॉल यहाँ पे पहुंचेगी। अच्छा, इस केस की बात करता हूँ मैं पहले, इस केस की बात करूंगा तो कितनी हाइट तक जाएगी? बॉल h हाइट तक जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे g बॉल के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या माना है? वैक्यूम माना है। ठीक है, तो ये h हाइट तक गया। अब सपोज करो कि
ये मेरे पास h हाइट थी, है ना, कितनी हाइट थी, h हाइट। अब यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को मैं कंसिडर करता हूँ, एयर रेजिस्टेंस, है ना, एयर रेजिस्टेंस को भी मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। तो जब ये बॉल यहाँ पर थी इनिशियली और ये बॉल कहीं ऊपर की तरफ मूव करेगी ऐसे u वेलोसिटी से, ठीक है, तो ये जानी चाहिए थी मैक्सिमम हाइट तक, लेकिन कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, जब ये बॉल कहीं बीच पे पहुंचेगी तो यहाँ पे g तो एक्ट करेगा नीचे, और जो रेजिस्टेंस फोर्स एयर का वो भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, यानी बॉल h हाइट तक ना जाके जल्दी यहाँ पे रुक जाएगी। तो बॉल कहीं सपोज करो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हाइट अगर h डैश है तो जो h डैश हाइट होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू h, भाई क्योंकि जल्दी रोक लेगा ना बॉल को नीचे, तो ये ज़्यादा हाइट तक ऊपर जाके वेलोसिटी 0 होगी इसकी मैक्सिमम हाइट थोड़ी कम रहेगी, है ना, कितनी रहेगी, मैक्सिमम हाइट थोड़ी कम रहेगी, तो ये होगी इसकी स्पीड h डैश, और ये पूरी हाइट कितनी होगी यहाँ पे, ये होगी पूरी h, ठीक है, ये मैंने माना। तो h डैश लेस देन h। दूसरी बात क्या है कि अगर एक्सेलरेशन एक्ट करेगा तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ पे इस हर पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो स्पीड चेंज होगी हर एक पॉइंट पे क्योंकि एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, यानी ग्राफ यहाँ पे कांस्टेंट तो नहीं हो सकता है, ये बात तो फिक्स है। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखें तो एक ग्राफ कांस्टेंट है स्पीड टाइम का, ये पॉसिबल नहीं है, बी पॉसिबल नहीं है और सी भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये आप देख सकते हो, तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, इस तरह का, और ये होगा स्पीड और यहाँ पे ग्राफ होगा टाइम। तो कांस्टेंट ग्राफ तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा कर्व पाथ होगा यहाँ पे, और यहाँ पे वेलोसिटी 0, फिर से नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी थोड़ी सी, है ना, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आप सी और डी को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर सी में स्पीड टाइम का जो आपका जो एरिया है वो आपको डिस्टेंस देता है, क्या देता है, डिस्टेंस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और यहाँ पे कम डिस्टेंस कवर करेगा, यानी जो लीनियर वाला मेरे पास ग्राफ है जो ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिया है स्पीड टाइम कर्व, वो मुझे कुछ इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर रेजिस्टेंस के केस में डिस्टेंस कम कवर करेगा तो ये एरिया अगर मेरे पास है ए और एक एरिया मेरे पास है, सपोज करो ये, इस एरिया को मैं मान लेता हूँ, इस एरिया को मैं मान लेता हूँ A1 और इस एरिया को मान लेता हूँ A2। तो अगर ये कम डिस्टेंस कवर करेगा तो A2 की वैल्यू लेस देन होगी एज कम्पेयर टू A1, कि इस एरिया की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू दिस A1। और ये अगर आप ध्यान से देखें तो स्पीड टाइम कर्व में आपको थोड़ा सा ये नज़र भी आ रहा होगा सी और डी के अंदर, सी में एरिया थोड़ा ज़्यादा है और डी में एरिया थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, ओके, आगे देखते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मुझे दिया है, ठीक है। तो मुझे दिया है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कर्व इस तरीके से, यहाँ पे एक्सेलरेशन और यहाँ पे वेलोसिटी, ये कर्व मुझे दिया है किस तरीके से, ऐसा कुछ ग्राफ मुझे दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये दिया है। और क्या पूछा है, रिप्रेजेंट कोरोस्पोंडिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ वुड बी पॉसिबल। तो 4 ग्राफ मुझे दिए हैं, तो मुझे बताना है कि वेलोसिटी टाइम कर्व कौन से वाला यहाँ पे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कम हो रहा है ना। वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 और वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। एक कंडीशन ये आएगी। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मैं देखूँ तो वेलोसिटी टाइम कर्व मुझे क्या देता है, ये टी है, ये भी है। तो वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है मुझे स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो ये तो होगा मेरे पास ग्राफ। इसका मतलब अगर मैं इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो इनिशियली वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 नहीं है ग्राफ का, इनिशियली एक्सेलरेशन A0 है ना। इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर ऐसे मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट नहीं हो सकता है, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी 0 है। तो अगर वीटी कर्व को मैं ध्यान से देखूं तो कुछ इस तरह का कर्व आपको दिखेगा, है ना, इस तरह का कर्व आपको दिखेगा। और यहाँ पे स्लोप अगर आप देखेंगे तो देखो धीरे धीरे करके स्लोप कम होता जा रहा है। वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, ये थीटा 2, ये थीटा 3 और एट द लास्ट थीटा यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। ये कितना होगा, थीटा 3 होगा और ये थीटा 2 होगा, ठीक है, और ये कितना होगा, थीटा 1। तो एट द लास्ट स्लोप कैसा हो जाएगा, 0। तो इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी मुझे मिलेगी और फाइनल वेलोसिटी जब होगी v, यानी v जब वेलोसिटी होगी तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, यानी स्लोप कैसा हो जाएगा, लीनियर स्लोप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो इस तरीके से आप ए वी ग्राफ अगर आपको दे तो ऐसा वी टी के बारे में भी आप सोच सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा वेलोसिटी देखो, पहले एक्सेलरेशन था कुछ तो स्लोप कुछ होगा, इसके बाद जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे स्लोप जीरो, तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ए और वी टी ग्राफ दोनों यहाँ पे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा है मुझसे। ठीक है, मुझसे पूछा है, मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व यहाँ पे दिया है, एक्स और टी कर्व मुझे दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, ये टी और ये मेरे पास एक्स। ठीक है, एक्स टी कर्व मुझे दिया है किस तरीके से, इस तरीके से, ऐसा ग्राफ मुझे दिया एक्स टी कर्व। ठीक है, एक्स और टी, और मुझसे क्या पूछा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ क्या होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मुझे बताना है तो स्लोप में देख लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, निगेटिव, और यहाँ पे स्लोप कैसा है, जीरो, और फिर से स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और फिर से स्लोप पॉजिटिव, और यहाँ पे थीटा जीरो, और यहाँ पे स्लोप कैसा है, निगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो पहले स्लोप है पॉजिटिव, तो इनिशियली वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, फिर होगी मेरे पास जीरो, फिर से होगी पॉजिटिव, फिर से होगी पॉजिटिव, फिर होगी वेलोसिटी जीरो यहाँ पे, और फिर से वेलोसिटी कैसी होगी, निगेटिव होगी, है ना। ये वेलोसिटी के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, फिर स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो, फिर स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, और फिर यहाँ पे स्लोप निगेटिव तो वेलोसिटी निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन अगर मुझे देखिएगा तो अगर आप ध्यान से देखो कर्व यहाँ पे, तो इनिशियली वेलोसिटी है पॉजिटिव, इनिशियली वेलोसिटी कैसी है, निगेटिव, सॉरी यहाँ पे स्लोप कैसा है, तो वेलोसिटी कैसी होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव और फिर निगेटिव, तो वेलोसिटी इनिशियली निगेटिव है, तो निगेटिव होने के पर्पज से ऑप्शन नंबर ए और डी, ए और डी तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव दी है। और बी और सी में अगर ध्यान से देखें तो जो ऑप्शन सी है, तो अगर वेलोसिटी यहाँ पे निगेटिव, यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर स्लोप कैसा होगा, जीरो, इस तरीके से, फिर यहाँ पे और कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है ना, इस तरीके से हो सकता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी अगर ध्यान से देखूँ मैं, तो इनिशियली वेलोसिटी यहाँ पे स्लोप, क्योंकि इनिशियली पोजीशन जीरो है लेकिन कुछ ना कुछ स्लोप यहाँ पे होगा, तो इनिशियली वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप बी पार्ट को देखें, बी ऑप्शन को देखें, तो वहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी जीरो ली है, जो पॉसिबल नहीं है। अब निगेटिव क्यों होगी, क्योंकि स्लोप कैसा है, निगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी पहले निगेटिव से फिर होगी जीरो, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर धीरे धीरे करके बढ़ेगी पॉजिटिव और फिर से हो जाएगी निगेटिव, जो स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये था मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, निगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर यहाँ पे है निगेटिव। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या कर मुझे दिया है यहाँ पे। मुझे एक ग्राफ यहाँ पे दिया है एक्स और वाई में, है ना, इस तरीके का ग्राफ दिया है, ये है मेरे पास, ये मुझे दिया है y और यहाँ पे मुझे दिया है x। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ मुझे दिया है, और ये पॉइंट यहाँ पे कितना दिया है, a, और नीचे पॉइंट मुझे दिया है b, यहाँ पे a और यहाँ पे b, इस तरह की कंडीशन मुझे दी है। और पार्टिकल a और b मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग x और y, यानी ये x की तरफ बढ़ेगा और ये y की तरफ बढ़ेगा अलोंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी होगी, यहाँ पे कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों केस में वेलोसिटी कैसी मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। तो सेपरेशन बिटवीन टाइम, देखो दो ग्राफ यहाँ पे दिए हैं सेपरेशन और टाइम के बीच में। ठीक है, टाइम और सेपरेशन के बीच में। ठीक है, तो पहले तो देखो दोनों जब पास पास आएंगे तो पहले सेपरेशन कम होगा, तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जो सेपरेशन मेरे पास होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर बाद में क्या होगा, सेपरेशन जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे मीट हो जाएंगे, और फिर से जो सेपरेशन मेरे पास होगा थर्ड कंडीशन में, वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। तो पहला ये, सेकंड कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये। तो देखो जब दोनों पास पास आएंगे सेपरेशन कम, इसके बाद जीरो, फिर से सेपरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, नहीं बी कहीं यहाँ पे निकलेगा और ए कहीं यहाँ पे निकलेगा, ऐसे मूव करेगा ये। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ यहाँ पे देखूँ तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो पॉसिबल नहीं हो सकते यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और डी तो पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि एक पॉइंट पे दोनों मीट भी करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे सेपरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो की तरफ बढ़ेंगे कुछ और फिर यहाँ पे बढ़ना लगेगा सेपरेशन। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे लीनियर दिया है, वहाँ पे क्या दिया है, इस तरह का ग्राफ दिया है लीनियर, तो कॉन्स्टेंट सेपरेशन नहीं है और रेट ऑफ सेपरेशन कम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ
सेपरेशन डिक्रीज कर रहा है, तो यानी हर एक सेकंड पे सेपरेशन कैसा है, कम है, तो कांस्टेंट नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी को अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह का ग्राफ ये दिया है इन्होंने, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि रेट ऑफ सेपरेशन यहाँ पे कैसा रहेगा, कम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले कम होगा और फिर जीरो और फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ेगा रेट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये मुझे क्वेश्चन दिया था, तो इसको नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है और मुझे क्या दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे दिया स्टेटमेंट 1 दिया है। स्टेटमेंट 1 में मुझे दिया कि अगर एक स्टूडेंट किसी ब्लॉक को मूव कराता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसका वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ कैन नॉट बी शोन एस, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ दिया है, तो मुझे बताना है कि ये ग्राफ पॉसिबल है या फिर नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ मुझे बताना है। तो ये पोजीशन है और ये वेलोसिटी है, तो ये इनिशियल कंडीशन और यहाँ पे होगी फाइनल कंडीशन, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये ग्राफ पॉसिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर वेलोसिटी और एक्स के बीच में मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चलो इसकी कंडीशन भी अगर हम नहीं देखते, चलो ये हमें दिया नहीं है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमें पता ही नहीं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर नहीं है, तो ये ग्राफ मुझे बताने की पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो एक बात ध्यान से देखें कि अगर बोलो यहाँ तक जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम पोजिशन है, मैक्सिमम पोजीशन है ना। अगर ग्राफ इस तरीके से बनाए यहाँ तक, तो ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन होगी। तो जब भी मैक्सिमम पोजीशन मिलेगी तो वेलोसिटी मेरे पास कितनी हो जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है 0? क्योंकि जब ये मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचेगा तो यहाँ तक पहुंच गया ब्लॉक, इसके बाद ये आगे बढ़ेगा नहीं, यानी किस कंडीशन पे आ जाएगा, रेस्ट की कंडीशन पे आ जाएगा। सपोज करो ब्लॉक अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया है ब्लॉक ने और इतना डिस्टेंस वो मूव कर लेता है ना, ये एक्स है और ये वाई, इतना डिस्टेंस वो मूव कर लेता है, तो अब तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर चुका है, अब थोड़ी मूव करेगा, अब तो रेस्ट की कंडीशन पे आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम पोजीशन पे भी वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे दी है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो सेकंड में मुझसे बोला कि पार्टिकल इज एट मैक्सिमम पोजीशन इन रेक्टिलिनियर मोशन, इस वेलोसिटी मस्ट बी 0। तो बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी मस्ट बी 0, तो इसलिए ग्राफ ए पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो 1 है मेरे पास, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा वो बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है कि पॉसिबल नहीं हो सकता, और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, और 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ ए, ठीक है। तो ये मुझे दिया था, तो इसको नोट करें, फिर चलते हैं आगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या दिया है, ठीक है, देख लेते हैं। तो मुझे दिया है एक वेलोसिटी और टाइम ग्राफ मुझे दिया है इस तरीके से, है ना, ये दिया है मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये टाइमिंग दी है 2 × t, इस तरीके से, है ना, ये टाइमिंग मुझे दी है, और ये ग्राफ इसके बीच में v और t के बीच में दिया है, ठीक है। और यहाँ पे टाइमिंग है कितनी t, और ये वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे +v0, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है -v0, ये दिया है मुझे, ये ऑप्शन दिया है ओ, यानी ये यहाँ पे क्या है, टाइम है, और यहाँ पे वेलोसिटी के बीच में ग्राफ मुझसे दिया। तो 4 ऑप्शन मुझे दिए, मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया था पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट सम पॉइंट, पार्टिकल चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एट सम पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव है, निगेटिव होने का मतलब कि इनिशियली पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसके बाद कुछ देर के बाद पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे रुक जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, देखो यहाँ पे 0 है ना। इसके बाद फिर वेलोसिटी कैसी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है टाइम के साथ, यानी फिर से मूव करते करते यहाँ पे पहुँचेगा, अपनी डायरेक्शन को यहाँ पे चेंज करेगा, और फाइनल फिर से यहाँ पे पहुँच जाएगा इस कंडीशन पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि इसके बाद जैसे 0 होगी फिर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा राइटवर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है मेरे पास, जो स्लोप है वीटी कर्व का, वो मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो अगर स्लोप कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। तो देख लेते हैं क्या हर एक पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू मुझे सेम मिलेगी, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे भी थीटा। तो स्लोप कैसा है, यहाँ पे स्लोप कैसा मिलेगा मुझे, यहाँ पे कांस्टेंट स्लोप मिलेगा। स्लोप कैसा होगा, यहाँ पे कांस्टेंट स्लोप होगा। तो अगर स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कैसा मिलेगा,
एक्सेलरेशन भी मुझे मिलेगा कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं जीरो है या नहीं है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो मेरे पास एरिया है मैं इधर लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर सी, यानी वी टी कर्व का जो मेरे पास एरिया है वो मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो पहले इस ओ ए और ये बी, अगर ओ ए पार्ट की बात करूं तो ये आपको ट्रायंगल जैसा दिख रहा है यहाँ पे कुछ, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा यहाँ पे ए वन मान लेता हूँ, हाफ, बेस कितना है माइनस वी नोट, माइनस वी नोट, और हाइट कितनी होगी यहाँ पे, बेस कितना है, अच्छा बेस यहाँ पे होगा टी, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ए टू एरिया कितना होगा, ये देखो यहाँ ये पॉजिटिव एरिया होगा, हाफ इंटू बेस कितना है, अच्छा बेस 2t माइनस टी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना होगा 2 टाइम माइनस टी, और यहाँ पे क्या होगा वी नोट प्लस। ठीक है, तो यहाँ से अगर a1 a इक्वल टू a1 प्लस a2 करोगे टोटल एरिया आप, तो कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा वी नोट टी बाई टू और माइनस वी नोट टी बाई टू। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा यहाँ पे, जीरो आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा रफली आपको बताया, अभी एरिया की बात हम करेंगे आगे, वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे काफ़ी सारे। ठीक है, तो क्योंकि ऑप्शन में था इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा दिया है। ठीक है, द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल आर द सेम। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, स्पीड देखो वेलोसिटी है माइनस वी नोट और यहाँ पे क्या है प्लस वी नोट। तो देखो डायरेक्शन अलग अलग है, तो अगर किसी स्पीड को मैं डायरेक्शन दे देता हूँ उसी को मैं क्या बोलता हूँ, वेलोसिटी बोलता हूँ। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे देखो ये वी नोट है और ये भी वी नोट है ना, स्पीड यहाँ पे कैसी होगी, सेम होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, जो स्पीड मेरे पास होगी वो कैसी रहेगी, स्पीड सेम रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी भी मेरे पास क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, बी, सी और डी चार ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होंगे, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया, देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, एक मुझे वीटी कर्व दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, वीटी कर्व, ये है टी और ये है वी। ठीक है, ये कर्व दिया है मुझे इस तरीके का, और यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दी है, यहाँ पे दी है 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, और ये टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, और ये यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं 2 सेकेंड यहाँ पे टाइम दिया है। वेलोसिटी टाइम कर्व मुझे दिया, मुझसे पूछा था कार मस्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ। चार ऑप्शन मुझे दिए हैं, तो मुझे चारों में से बताना है कि कौन से वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कार मस्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, तो एक बात ध्यान रखना कि सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए, सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए वेलोसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए, तब वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी आपको चेंज मिलेगी। देखो इस सेकंड पे वेलोसिटी अलग है, इस सेकंड पे अलग है, और यहाँ पे अलग है, और फिर से वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है ना, दिख रहा है आपको। तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो सर्कुलर पाथ वाला तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं हो सकता है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ कार नेवर जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ कार इसने दिया है नेवर जीरो, तो ये बात भी गलत है, जीरो होगा। देखो यहाँ पे वीटी कर्व का जो स्लोप है मुझे क्या देता है, वीटी कर्व का जो स्लोप है वो मुझे क्या देता है, वो मुझे देता है एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन देगा तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता है। मीन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज पाई बाय 4, ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। मीन स्पीड ऑफ द पार्टिकल पाई बाय 4। ठीक है, तो मीन स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड मेरे पास होता है टोटल डिस्टेंस, आई होप ये दिख रहा होगा आपको ऊपर से थोड़ा सा पार्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। ठीक है, तो वी एवरेज, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरा सेमी सर्कल है, तो अगर ये पूरा मूव करके आएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा फुल सर्कल के लिए, और डिस्टेंस कितना होगा, जितना इसका एरिया होगा, इसका एरिया कितना होता है सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, कितना होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये तो हो गया डिस्टेंस, और टाइम कितना लगेगा, कितना लगा यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा
2 सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे मान सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये वी टी कर्व हो गया यहाँ पे, और एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, यानी वी एवरेज में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे वी एवरेज लिख सकता हूँ। अच्छा, डिस्टेंस मुझे निकालना है सबसे पहले, तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस निकालने से पहले जरा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखो। द कार मेक अ टर्न वंस ड्यूरिंग इट्स मोशन। सी को देखेंगे, पहले जरा डी को ध्यान से देखो। द कार मेक्स अ टर्न वंस ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है। क्या कार एक बार टर्न लेगी, सबसे पहले हमें देखना है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि हर पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी चेंज है और एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है, 0। तो एक्सेलरेशन अगर मेरे पास होगा 0, ठीक है। लेकिन अगर कार टर्न लेगी तो कार टर्न लेने के लिए एक ना एक पॉइंट पे वेलोसिटी मुझे क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। क्या किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है क्या मेरे पास? किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी आपको 0 यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होगी, अलग अलग होगी। देखो, टर्न लेने के लिए एक ना एक पॉइंट पे तो 0 होनी चाहिए वेलोसिटी, तभी डायरेक्शन को चेंज करेगा। एक्सेलरेशन तो 0 है यहाँ पे, एक्सेलरेशन कैसा है, 0, और वेलोसिटी 0 यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो, अगर पूरा सर्कल होता तो डिस्टेंस कितना कवर होता, पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेम ही सर्कल है तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, और टाइम कितना दिया है, 2 सेकंड दिया है मुझे। अच्छा, पाई रेडियस कितनी है यहाँ पे, यहाँ तक देखोगे तो 1 सेकंड, तो ये पाई 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यानी वी एवरेज या मीन स्पीड कितना आएगा, पाई बाय 4 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑप्शन नंबर सी, पाई बाय 4 मीटर पर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं एक बार। इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, कि कौन से वाला ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। 4 ग्राफ मुझे दिए हैं, तो एक बात ध्यान रखना कि स्पीड टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखें, तो ऑप्शन ए ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये है टी और ये है वी, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल क्यों होगा पॉसिबल, क्योंकि निगेटिव में नहीं है ना स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड है यहाँ पे, स्पीड टाइम ग्राफ, तो निगेटिव नहीं तो पॉसिबल हो सकता है। दूसरा ग्राफ मुझे क्या दिया है, ये दिया है टी और ये दिया है वी, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसे, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ए और बी तो पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये ऑप्शन मेरे पास ए है और ये बी, ए और बी दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। जरा सी ग्राफ को देखते हैं। सी ग्राफ मुझे इस तरीके से दिया है, ये, ठीक है, टी और वी। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है ग्राफ, ठीक है। ये टी है, ये भी है, और फोर्थ ग्राफ आपको ऐसे दिया है। अब अगर इस टाइम की बात करोगे तो एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो एक ही टाइम पे 2 जगह पार्टिकल प्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन सी और डी, 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर सी और डी विल बी करेक्ट, यानी सी और डी यहाँ पे ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्या दिया है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोला है, अ बॉडी इज शोन वर्टिकली अपवर्ड। जेईई मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी बॉडी को मैं ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा ऐसे, तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और मैक्सिमम हाइट पर जाने पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर ये h मैक्सिमम मेरे पास, ये हाइट कितनी है, h मैक्सिमम, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा इस तरीके से। तो पहले कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ, और जी हमेशा की डायरेक्ट करेगा नीचे, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। यानी ये जो वी टी कर्व है मेरे पास, इसका स्लोप हमेशा कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। उसको थोड़ा नीचे बढ़ा सकते हैं फिर, क्योंकि फिर से वेलोसिटी यहाँ पे क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट घूम करके वापस यहाँ पर आएगा तो वेलोसिटी तो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। और स्लोप हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, जो दिख भी रहा है। और निगेटिव क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड। तो ऑप्शन नंबर अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है, ऑप्शन नंबर डी मेरे पास करेक्ट आंसर होगा इस तरीके से, ठीक है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर यहाँ पे 0, उसके बाद स्लोप कांस्टेंट, और इसके बाद यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने।
देखते हैं लास्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लेते हैं जरा क्या दिया है मुझे इधर। ठीक है, तो मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया, स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन। अ बॉडी इज रेस्ट एट x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, स्टार्ट मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इनिशियली मुझे दिया है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो जो डाटा आपको दे वो यहाँ पे लिख लो। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। AIEEE 2008 में क्वेश्चन ये पूछा था। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी पासिस थ्रू x इक्वल टू 0 मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड। और सेकंड केस में मुझसे क्या बोला है? पहला केस ये है, दूसरे केस में वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास होती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उस कंडीशन को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ये हमने लीनियर मोशन के अंदर बात की थी इसके बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बताना है कि x1 माइनस x2 और t के बीच में ग्राफ क्या होगा। x1 डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और x2 डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो 4 ऑप्शन दिए और आपको बताना है कौन से वाला ग्राफ यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। देखो, अगर मैं कंडीशन 1 की बात करता हूँ कि जब मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्या होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब क्योंकि ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में मुझे दिया है, तो मैं उसी इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करूंगा जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करती है। तो वो मेरे पास होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। इनिशियली उसने बोला कि द बॉडी इज रेस्ट, बॉडी इज रेस्ट। इनिशियली अगर आप पहली लाइन पढ़ें तो वहां पे दिखेगा इनिशियली बॉडी एट रेस्ट। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ऑब्जेक्ट की? 0 होगी। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो अगर इसको मान लेता हूँ x1, इसका डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट 1 का, ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी x1 यहाँ से कितना मिलेगा? हाफ at स्क्वायर। ये कंडीशन मुझे यहाँ पे मिलेगी, इक्वेशन 1 है। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो इस केस में मैंने आपको एक ही रूल दिखाया था कि वेलोसिटी जो मेरे पास होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको x2 बोल सकते हैं क्योंकि सेकंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x2 माना है मैंने, तो x2 कितना आएगा यहाँ से? v इंटू टी। तो ये इक्वेशन 2 आ गई मेरे पास। अब जरा ग्राफ को ध्यान से देखो कि किस किस के बीच में ग्राफ मुझसे पूछा है। ग्राफ मुझसे पूछा है x1 माइनस x2 और टाइम के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले x1 माइनस x2 देख लेते हैं यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, x1 माइनस x2 देख लेते हैं कितना आएगा। कितना आएगा? ये होगा हाफ at स्क्वायर माइनस v इंटू टी। तो ये कंडीशन मेरे पास आएगी। ठीक है, ये क्या आएगा? x1 माइनस x2। अगर x1 माइनस x2 टाइम के बीच में मुझे ग्राफ देखना है तो सबसे पहले मुझे क्या देखना होता है? स्लोप देखना होता है। तो स्लोप देख लेंगे। तो स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी वेरिएबल होता है उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। यानी ये मैं कर सकता हूँ dx1 माइनस x2 डिवाइड बाय dt, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो करो जरा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो a/2 तो कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पे, और 2t स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 आ जाएगा साइड में, यहाँ पे आएगा t और माइनस ये बचेगा v। तो v तो कांस्टेंट होगा और जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? ये आएगा 2 से 2 कैंसिल, at माइनस v। इसको मैं स्लोप बोल देता हूँ m। यानी जो भी ग्राफ होगा ये स्लोप आएगा उसका at माइनस v। ठीक है, अच्छा, अब स्लोप कैसे देखें यहाँ पे? ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इनिशियल कंडीशन की मैं बात करता हूँ। तो टाइम वाला ग्राफ मुझे दिया इस तरीके से। तो इनिशियली जब टाइम मेरे पास 0 है, तो अगर टाइम 0 होगा तो जरा स्लोप देखते हैं कितना आएगा। स्लोप आएगा माइनस v। टाइम इसमें रखेंगे 0, यानी कैसा स्लोप मिलेगा? स्लोप मुझे मिलेगा निगेटिव। यानी इनिशियली स्लोप मेरे पास कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं इन चारों ग्राफ को ध्यान से देखूं तो अगर आप ग्राफ को ए देखोगे तो ग्राफ ए में आपको पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, है ना। इस तरीके का ग्राफ आपको दिया है तो यहाँ पे कैसा स्लोप मिलेगा आपको? पॉजिटिव। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। तो जरा बी देखो, यहाँ पे बी कैसे दिया है मुझे? इस तरीके का ग्राफ दिया है बी में, इस तरीके से यहाँ पे। तो अगर इस पॉइंट पे स्लोप में देखूंगा तो स्लोप कैसा है यहाँ पे? थीटा निगेटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है? तो निगेटिव। तो बी ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो करेक्ट होगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता क्योंकि इनिशियली 0 है। और डी ऑप्शन पे भी आपको पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। डी ऑप्शन ऐसे दिया है तो ये भी कैसा स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी कंडीशन पे इनिशियली स्लोप आपको कैसा मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे, इसको नोट कर लें आप आराम से। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। तो ये तो कुछ क्वेश्चन ग्राफ थ्योरी के जो मैंने कराए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने क्वेश्चन करने के बाद और जो भी ग्राफ थ्योरी हमने पढ़ी है, किसी भी तरह का सवाल आपका
अब यहाँ पर नहीं रुकेगा। आप किसी भी बुक से, किसी भी मॉड्यूल से, किसी भी जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, अभी तक हमने स्लोप के बारे में बात की है, अब ग्राफ के अंदर एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस पर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, वो सब भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।